स्टूडेंट्स, रोम्बस एजुकेशन की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है उस सीरीज से वो है पॉलीमर्स। हमने पॉलीमर में हर तरह के क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश की है, एक ट्राई है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स सभी हैं। तो बेटा चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पीएचबीवी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो लिंकेज होता है, जिसमें जब दो यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, वो किस फंक्शनल ग्रुप से लिंक होती हैं? वो होता है एस्टर लिंकेज बेटा। द वल्केनाइज्ड रबर हैज, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वल्केनाइज्ड रबर? आप समझें, जब हमें रबर जो मिलता है, नेचुरल रबर, हम उसका वल्कनाइजेशन करते हैं सल्फर की प्रेजेंस में, उसको बर्न किया जाता है। बर्न किया जाता है, उसका मीन ये होता है बेटा, उसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन करना। उसका कारण ये होता है, हम करना क्या चाहते हैं, उसको हम करना चाहते हैं लो वाटर एड्सॉर्प्शन। अब उसका वाटर एड्सॉर्प्शन लो हो जाना चाहिए, इलास्टिसिटी बढ़ जानी चाहिए और रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। एक्चुअली क्या होता है, जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, हाई वाटर एड्सॉर्प्शन होता है उसमें। हम इन सब प्रॉपर्टीज, ये जो सब उसके जब ये जो चीजें हम उसको दूर करना चाहते हैं तो हम उसका करते हैं वल्केनाइजेशन, जो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, रबर के किस में चेंज हो जाता है? लो वाटर एड्सॉर्प्शन, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड गुड इलास्टिसिटी में चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल? आपको चार स्ट्रक्चर दी हुई है, इनमें से आपको यह बताना है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारे सिलेबस में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो ही हैं, सेल्यूलोज और पीएचबीवी। तो देख लेते हैं उनमें से कौन सेल्यूलोज और कौन पीएचबीवी है। तो अगर मैं पहले की बात करता हूं तो बेटा ये पहला तो मेरे पास क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है, क्योंकि नियोप्रीन का हमने आपको पहले ही बता चुके हम लोग आपको। तो ये तो है बेटा मेरे पास नियोप्रीन। अब इसकी बात करें तो ये मेरे पास क्या है, ये ब्यूना एन है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड ब्यूना एन। ये है बेटा मेरे पास ब्यूना एन, ये ब्यूना एन है। ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये नियोप्रीन बन चुका है, ये नियोप्रीन है मेरे पास। इसकी बात आप देखें तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, ये है बेटा पीएचबीवी का फॉर्मूला है। और ये मेरे पास कौन है, नायलॉन 6 है, कैप्रोलैक्टम है। ये नायलॉन 6 है मेरे पास, नायलॉन 6 की बात हो रही है। तो पीएचबीवी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, मेरे पास पीएचबीवी का फॉर्मूला बेटा ये बना। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं बेटा CH2C डबल बॉन्ड O। आप ये देखें, आप ये जो है एस्टर लिंकेज होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर एथिलीन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट? किस पॉलीमर में एथिलीन ग्लाइकोल जो है वन ऑफ द मोनोमर यूनिट, मतलब मोनोमर यूनिट अगर किसी में दो यूनिट यूज हुई हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है बेटा होमोलाइटिक पॉलीमर्स होते हैं, एक हेट्रोलाइटिक पॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोलाइटिक पॉलीमर्स जो होते हैं दो, उसमें अलग अलग यूनिट होती है, जबकि होमोलाइटिक पॉलीमर जो होता है वो एक ही यूनिट को बार बार अगर आप जोड़ते जाएंगे तो वो पॉलीमर फॉर्म होगा। हेट्रोलाइटिक पॉलीमर्स जो होता है उसमें दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं। तो वो ये कहता है वो कौन सा पॉलीमर है जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। आप मेरी बात को समझिए, जैसे आप एथिलीन बना रहे हैं, अगर आप एथिलीन बना रहे हैं तो आप CH2 को जोड़ते जा रहे हैं, टेफ्लॉन बना रहे हैं CF2 को जोड़ते जा रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसी ऑर्डर में देखें, ब्यूना एन या ब्यूना एस की बात करते हैं, जैसे ब्यूना एस की बात करें तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन दो को मिलाकर बनेगा, न कि एथिलीन को मिलाकर बनेगा। क्लियर है? तो दोनों मोनोमर यूनिट सेम तो होमोलाइटिक हुआ, दोनों मोनोमर यूनिट अलग अलग तो हेट्रोलाइटिक हुआ। ओके, अब यहां पर क्या है कि आपको बताना है एथिलीन ग्लाइकोल किसमें, सबसे पहले में ही है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है बेटा, अगर मैं कहूं जो टेरिलीन होता है वो किससे बनता है, वो एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल उसमें मेन रहता है, और दूसरा हमारे पास होता है हेक्सामेथिलीन एडिपिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है। यस, एथिलीन ग्लाइकोल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है हमारे पास क्या चीज, टेरिलीन। नेक्स्ट देखें, अच्छा इसमें ये क्या है मेरे पास, ये पीएचबीवी है, ये मेरे पास क्या है, ये पॉलीस्टाइरीन है,
ये मेरे पास क्या है बेटा, पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरीन है। ये मेरे पास कौन है बेटा, PHBV है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, पॉलीएथिलीन है। ये मेरे पास है बेटा पॉलीएथाइलीन, ठीक है ना। और ये मेरे पास टेरेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लो डेंसिटी क्या टफ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या लो डेंसिटी पॉलीमर हार्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये मेरे पास सही आंसर होगा, बाकी तो सही है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिल्कुल सही। हाई ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही। यानी कि टफ भी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, हाई ब्रांच स्ट्रक्चर भी होते हैं, बट हार्ड नहीं होते हैं। कौन हार्ड नहीं होते हैं? लो डेंसिटी पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन का मतलब LDPE। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। अब आपको जो आएगी बात, उसमें 2 से ज्यादा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नीड एटलीस्ट 1 डाइईन मोनोमर ऑफ देयर प्रिपरेशन। इनमें से आपको वो पॉलीमर बताना है जिनमें एक मोनोमर यूनिट कम से कम डाइईन है। एक मोनोमर यूनिट कम से कम डाइईन है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल। क्लियर है मेरी बात? तो आपको एक यूनिट ऐसा बताना है जिसमें डाइईन मोनोमर यूनिट जरूर हो। क्या डेक्रोन में है? नहीं है, डेक्रोन में नहीं है। डेक्रोन और टेरिलिन बोथ आर सेम, तो डेक्रोन में तो नहीं है। ओके, दूसरा क्या है? ब्यूनाएस। ब्यूनाएस की बात करें तो ब्यूनाएस में स्टाइरीन होता है और 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, बिल्कुल सही है, ब्यूनाएस है मेरे पास। नियोप्रीन की बात करें तो नियोप्रीन में 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन होता है, तो इसका मतलब इसमें भी है। नोवालैक की बात करें तो नोवालैक होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कोई एग्जांपल आना चाहिए। वो एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट कैसा होता है? हैवीली ब्रांच्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही बात है। हैवीली ब्रांच्ड होता है और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर है। ओके, लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, नो, लीनियर नहीं है। लीनियर नोवालैक हो सकता है लेकिन बेकेलाइट नहीं। बेकेलाइट और नोवालैक में यही डिफरेंस है। सी सेकंड बिकम्स इनफ्यूजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, बिल्कुल सही बात है, इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि ए भी सही है मेरे पास और सी भी सही है। सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग कैन बी रीयूज, नो, ये भी करेक्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है हीटिंग पर, यानी कि मेरे पास ए सही है और मेरे पास सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक कौन है? टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, तो टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। क्या नेचुरल रबड़ एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? नहीं है। क्या नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्ट? जब नेचुरल रबड़ नहीं है तो फिर नियोप्रीन भी नहीं है, क्योंकि बोथ आर सेम। तो मतलब नेचुरल रबड़ से ही आगे हमें नियोप्रीन मिलेगा, तो नेचुरल रबड़ और नियोप्रीन। क्या पॉलीस्टाइरीन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? बिल्कुल सही। अब बेटा इसके लिए क्या जरूरी है? हमें पता होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या बताए थे और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमने क्या बताया हुआ है। हमने डिफरेंट टाइप का पॉलीमर को क्लासिफाई किया हुआ है, आप वहां से अलग अलग क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं और इस आंसर को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द पॉलीमर्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद करेक्ट मोनोमर ऑफ कॉलम सेकंड। पहले कॉलम में हमने क्या दिया हुआ है? पहले कॉलम में हमने आपको पॉलीमर दिया हुआ और सेकंड में हमने आपको मोनोमर, तो आपको मैच करना है। H हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन सबसे पहला हमसे पूछा गया, ठीक। नियोप्रीन, फिर नेचुरल रबर, फिर टेफ्लॉन, फिर एक्रिलिन। सबसे पहले तो हम टेफ्लॉन की बात करते हैं, तो टेट्राफ्लोरोएथेन, मतलब टेफ्लॉन होता है, यानी कि ये मेरे पास क्या बनेगा? डी, टेफ्लॉन हुआ। एक्रिलिन, एक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज कॉल्ड एक्रिलिन, इसका ये मोनोमर होता है किसका? एक्रिलिन का, यानी कि यहां क्या आएगा? ई। हाई डेंसिटी पॉलीएथीन मतलब एथीन, यानी कि इसका क्या बनेगा बेटा? ए। ओके, और मेरे पास क्या बचा अब? यस,
बी नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है मेरे पास? नियोप्रीन होता है बेटा आइसोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है? सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो नियोप्रीन है मेरे पास, यानी कि ये मेरे पास क्या बनेगा? बी। और नेचुरल रबड़ मेरे पास क्या है बेटा? नेचुरल रबड़ मेरे पास क्या है? क्लोरोप्रीन। तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास? सी। क्लियर है मेरी बात? तो नो, थोड़ा सा यहां पर बेटा ये मिस्टेक है। नियोप्रीन मेरे पास क्या है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन किसका? क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है नियोप्रीन। तो यहां पर क्या लिखना होगा मुझे? बी। और नेचुरल रबड़ क्या होता है? आइसोप्रीन नेचुरल रबड़ होता है। बिल्कुल सही बात है, आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबड़। तो अब हाई डेंसिटी पॉलीएथीन एथीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बना हुआ। नेचुरल रबड़ कौन है? आइसोप्रीन है। टेफ्लॉन कौन है? टेट्राफ्लोरोएथेन है। एक्रिलिन कौन है? एक्रिलोनाइट्राइल है। नेक्स्ट, मैच द पॉलीमर गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर केमिकल नेम इन कॉलम सेकेंड। चलिए तो बेटा मैच करते हैं इसको। नाइलॉन 6, अगर नाइलॉन 6 की बात करते हैं तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? वो कैप्रोलैक्टम होता है। तो पोली कैप्रोलैक्टम जो है वो नाइलॉन 6 है, दैट मीन्स ए। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब बी। एक्रिलिन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये एक्रिलिन देखो पॉलीमर गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड देयर केमिकल नेम, इनके केमिकल नेम दिए हुए हमने। एक्रिलीन को क्या कहा जाता है? PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर की फॉर्म में। तो ये हुआ सी। नेचुरल रबड़ सिस पॉलीआइसोप्रीन, केमिकल नेम ये है। और जो हम इंडस्ट्री में नेम लेते हैं वो नाइलॉन 6, PVC, एक्रिलिन, ये कॉमन नेम है, दे आर केमिकल नेम। ठीक है तो पॉलीमर ही, लेकिन ये कॉमन नेम है और ये केमिकल नेम है। नेचुरल रबड़, तो नेचुरल रबड़ कौन है बेटा? नेचुरल रबड़ है मेरे पास डी। क्लियर है मेरी बात? LDP लो डेंसिटी पॉलीएथीन, LDP, यानी कि ये क्या बना? ई। क्लियर है? मैच द कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैच द पॉलीमर्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर कमर्शियल नेम गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में आपको दे रखा है किससे बना हुआ है और उसके बाद इनका कॉलम सेकंड, मतलब आपको पहले में बताना है कि ये कौन कौन सा पॉलीमर है जो इनको मिलाकर बनाया गया, किस, ये जो यूनिट्स है वो किस पॉलीमर की यूनिट्स है ना? पॉलिएस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, पॉलिएस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड दैट इज कॉल्ड ग्लिप्टल। ग्लिप्टल कोपोलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को मिलाकर बनता है ब्यूना एस, मतलब दैट इज बी। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से बनता है नोवालैक, दैट इज सी। पॉलिएस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड टर्थेलिक एसिड, ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड से डेक्रोन। तो अगर मैंने डेक्रोन का वहां पहले जिक्र नहीं किया हो तो ध्यान रख लेना, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड से बनता है डेक्रोन, डी। कोपोलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल दैट इज कॉल्ड ब्यूना एन, ये होता है बेटा ई। नेक्स्ट, मैच द पॉलीमर गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मेन एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। बेकेलाइट, बेकेलाइट का यूज कहां किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है। लो डेंसिटी पॉलीएथीन का यूज कहां किया जाता है? लो डेंसिटी पॉलीएथीन का यूज किया जाता है बी, स्क्वीज बॉटल बनाने में। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसका यूज कहां किया जाता है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी को बनाने में। नायलॉन 6 कहां यूज किया जाता है? टायर कोट्स बनाने में। पोली टेट्राफ्लोरो एथेन का यूज कहां किया जाता है? नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में, ई। और पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल फॉर शॉक एब्जॉर्बेंस में यूज किया जाता है किसका? पॉलीस्टाइरीन का, एफ। क्लियर? नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, 37th क्वेश्चन है बेटा, मैच करना है। नाइलॉन 6 क्या? चलिए, क्या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है नाइलॉन 6 में? नहीं होता। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, क्योंकि नाइलॉन 6 जो है वो LDP है ही नहीं, तो बात खत्म। फिर आता है क्या एनायनिक पॉलीमराइजेशन होता है? नहीं होता है।
और नायलॉन 6,6 में कंडेंसेशन, बिल्कुल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है किसमें, नायलॉन 6,6 में। क्लियर, तो यहां पर आएगा ए। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, अगर पॉलीवाइनिल क्लोराइड कैसे बनता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड यूज किया जाता है किसमें, इनिशिएटर की फॉर्म में, बिल्कुल सही बी। HDP हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका यूज जिगलर नेटा कैटालिस्ट, सी। नेक्स्ट, not in the following question a statement of assertion followed by a statement of reason is given, choose the correct answer out of following choices। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रेयन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड इज टेकन एज ए बेटर चॉइस देन कॉटन फैब्रिक। रेयन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और एंड इज टेकन एज ए बेटर चॉइस, ये एक अच्छी चॉइस है देन कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक से अच्छी चॉइस है। मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इंप्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। तो आपको यह बताना है, बात तो दोनों सही है क्योंकि मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इंप्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। रेयन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और बेटर चॉइस है किससे, कॉटन फैब्रिक से, ठीक बात है। मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी इंप्रूव्ड बाय एसिटाइलेशन। मैकेनिकल और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे इंप्रूव किया जाता है, एसिटाइलेशन से, ठीक है, रेयन की। तो यानी कि assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion, A। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा बेटा, A। most of the synthetic polymer are not biodegradable। काफी जो होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। तो बेटा लेकिन यहां क्या है, असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है कि मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया दो ही पॉलीमर ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन कौन से हैं, पीएच, बीवी और सेल्यूलोज। ज्यादा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये सही है असर्शन। लेकिन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, गलत। कभी भी पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर बनाने से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई टॉक्सिक इफेक्ट इंड्यूस नहीं होता है। तो ए सही है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सी। ओलेफिनिक मोनोमर्स अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ओके। पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड is initiated by peroxides per सल्फेट्स, ओके। देखो इसमें ओलिफिनिक मोनोमर्स अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओलिफिनिक मोनोमर्स जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड जब पीवीसी बनेगा तो बिल्कुल ठीक है, इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड पर सल्फेट। देखो एडिशन पॉलीमर्स और यहां पर हमारे पास हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहली बात सही है कि ओलिफिनिक मोनोमर्स अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओलिफिनिक मोनोमर्स हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड, बिल्कुल सही बात है, बेंजोइल पेरोक्साइड से होता है। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी कि है तो दोनों सही लेकिन हुआ ई सही, ओके। ट्रू फॉल्स, ए कोपॉलीमर्स कैन बी एडिशन और कंडेंसेशन। क्या एक कोपॉलीमर एडिशन और कंडेंसेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप नायलॉन 6,6 और ब्यूना एस का एग्जांपल लें तो नायलॉन 6,6 जो है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और ब्यूना एस जो एक एडिशन पॉलीमर है, तो बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। क्या ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस नायलॉन 6,6 सिंथेटिक फाइबर का स्ट्रक्चर है? ट्रू, बिल्कुल सही। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो चलिए बेटा, ओके,
आज हमने आपको पॉलीमर्स के टोटल हमने 42 क्वेश्चंस को किया है बेटा। तो आज का जो पॉलीमर का सेशन है वो हमने खत्म किया। अगर आपको इस सेशन में कुछ पूछना हो तो आप पूछा जा सकता है, हम डाउट सेशन लेंगे, लाइव क्लासेस होगी उसकी। बट आपको इस पॉलीमर चैप्टर के लिए ध्यान क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी थ्योरी जो है वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई वैसे तो मैकेनिज्म है नहीं ज्यादा, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, किसमें कौन सा एग्जांपल आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तब आप इसके क्वेश्चन को बहुत स्पीडली कर सकते हैं, लेकिन पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को टिप्स पर याद करें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।